जितनी यानी बहुत अधिक बात करने वाला, बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करने वाला। तो देखो बच्चों, समाज में बातों का बहुत महत्व है। हमें बात सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि ये बातें ही हैं, अगर हम सही तरीके से करें तो हमारा बहुत नाम होता है, और कभी कभी बातें अच्छी ना लगने पर हमारी बुराई भी होती है। तो बात हमें नाप तोल कर, सोच समझ कर, उचित स्थान पर, उचित समय पर करना चाहिए। तो अधिक बात करने से हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। हमें बातों को अच्छे से, सुंदर तरीके से समझाकर कहना चाहिए, ताकि सामने वाला हमारी बातें सुनकर प्रसन्न हो, ना कि हमसे नाराज हो। ठीक है, तो यह अध्याय बहुत ही अच्छा है, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलेगी। आप लोग ध्यान से सुनिए, बात सुनिए। आदमी सुविधा खोजने में मारा जाता है। उस शाम अगर मैं खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता तो वह कष्ट न होता जो तभी से भुगत रहा हूँ। यह जो लेखक है वह कह रहे हैं कि जो आदमी सुविधा खोजने जाता है वही मारा जाता है। सुविधा का अर्थ होता है सुविधा, यानी आदमी क्या है, चाहता है कि हर चीज उसे आसानी से मिल जाए, या हर काम उसे उसका कोई और आसानी से कर दे। तो आदमी जहाँ सुविधा खोजने गया वही सुविधा के चक्कर में वह फंस जाता है, और आगे उस चक्कर में ही गोल गोल घूमते रह जाता है। तो आदमी सुविधा खोजने में ही मारा जाता है। उस शाम, अगर लेखक कह रहे हैं कि उस शाम वह अगर खुद जाकर लिफाफा पोस्ट ऑफिस में छोड़ देते तो वह कष्ट उन्हें नहीं होता जो अब तक वे जिस कष्ट को अनुभव कर रहे हैं, जिस कष्ट को उन्हें भोगना पड़ रहा है। उस शाम मुझे एक लिफाफा जरूरी छोड़ना था। मैं बाहर निकला। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो रहा था। सामने से एक सज्जन, बाद में इन्हें मैंने कभी सज्जन नहीं कहा, साइकिल पर जाते दिखे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। तो देखो बच्चों, लेखक उस दिन चिट्ठी लिख रहे थे। चिट्ठी लिखते लिखते देर हो गई, शाम हो गई, और पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो गया था। अब ये घर से बाहर निकलते तो और भी समय लगता है, इसलिए जब उन्होंने बाहर देखा कि एक सज्जन साइकिल से जा रहे हैं तो उस सज्जन को रोककर उनसे कहा कि आप पोस्ट ऑफिस में कृपया एक लिफाफा लेकर कागज को उस लिफाफे में रखकर पता लिखकर पोस्ट ऑफिस में छोड़ दीजिएगा। तो अपना काम लेखक ने उस सज्जन व्यक्ति से करवाया। उस सज्जन व्यक्ति को बाद में लेखक और कभी सज्जन नहीं कहते हैं। क्यों सज्जन नहीं कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने मेरा हर्ष तभी से जो छीना है वह तो आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे दिख गए तो मैंने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? तो देखो बच्चों, उस साइकिल वाले सज्जन ने कहा कि सहर्ष, सहर्ष यानी बहुत ही खुशी के साथ। तो उन्होंने कहा सहर्ष, जो उनका सहर्ष शब्द ने लेखक के हर्ष को जो छीना, तब से जो छीना वह आज तक उन्हें वापस नहीं मिला। दूसरे ही दिन लेखक को वह व्यक्ति दिखे। उन्होंने पूछा, क्या आपने वह चिट्ठी डाल दी थी? अब आप ही बताइए, जब इसका जवाब ज़्यादा से ज़्यादा कितना लंबा हो सकता है। यही कि जी हाँ साहब, मैंने चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर पोस्ट बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब इतना लेखक यह इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक साधारण सा प्रश्न था कि आपने चिट्ठी डाल दी थी। उसका उत्तर यह हो सकता है, कम से कम एक शब्द में हो सकता है, हाँ मैंने डाल दी, हाँ, या हाँ मैंने डाल दी। इससे या इससे भी लंबा हो सकता है कि हाँ मैंने चिट्ठी को लिफाफे में रखकर टिकट लगाकर पोस्ट ऑफिस में डाल दी थी। बस इतना ही हो सकता है, होना चाहिए था। किंतु इस साहब ने क्या जवाब दिया, आप सुनिए। पर उन्होंने यह जवाब दिया, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, देखता हूँ कि पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका है। अब मैं बड़ा परेशान,
मैं कहूँ कि करूँ तो क्या करूँ, आपकी चिट्ठी ज़रूरी है। आपने पहली बार तो कोई काम बताया, इतने दिनों से आप यहाँ रहते हैं पर सेवा का कोई मौका ही नहीं मिला था। मैंने कहा चाहे आकाश टूट जाए और पृथ्वी फट जाए पर आपका लिफाफा जरूर डालूंगा। तो साहब मैं बाहर निकला। अब मैं कहूँ कि जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इतने में साहब मेरी नज़र साहनी मेडिकल स्टोर पर पड़ी। वहाँ साहनी बैठा था। वह मैं वहाँ गया। साहनी मेरा कई साल से दोस्त है, आप नहीं जानते। उसके फादर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे। बाद में उसके फादर को एक दिन दिल का दौरा पड़ा। ये सब आजकल दिल की बीमारी का भी बड़ा फैशन चल रहा है। तो देखो बच्चों, अभी तक लेखक को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। ये जो सज्जन व्यक्ति दिख रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? उनका जवाब अभी रास्ते में ही है। जैसे कि वह कह रहे हैं कि मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा साहब, तो वहां पर पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था। अब मैं करूं तो क्या करूं, चिट्ठी तो जरूरी है क्योंकि आप मेरे ही इलाके में रहते हैं, मेरे ही मोहल्ले में रहते हैं। आपने पहली बार मुझे कोई काम दिया है। अब मैं आपका काम कैसे टाल सकता हूँ, कैसे इसे मैंने बिना डाले रह सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा चाहे आकाश टूट जाए या पृथ्वी फट जाए, मैं ये लिफाफा तो डाल कर ही रहूंगा। तो साहब मैं अब सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरी नज़र किस पर कहाँ पड़ी? मेरी नज़र साहनी मेडिकल स्टोर पर पड़ी। तो वहां पर साहनी बैठा था। अरे साहनी तो उस सज्जन व्यक्ति का बहुत पुराना दोस्त है, बहुत साल से दोनों मित्र हैं। तो वह गया मेडिकल स्टोर पर। साहनी के जो पिता है, वह सज्जन व्यक्ति के पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके साहनी के पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। तो दिल का दौरा आजकल बहुत ही ये दिल के दौरे का आजकल फैशन चल पड़ा है। तो मैंने कहा यार साहनी लिफाफा दे। उसने कहा लिफाफा तो नहीं है, टिकट है। मैंने कहा ला टिकट ही दे। मैंने साहब तो टिकट हाथ में कर ली। अब लिफाफा मैं बाहर खड़ा खड़ा कह रहा हूँ, लिफाफा कहाँ से लाऊं। अब मुझे घबराहट होने लगी। आखिरी डाक निकलने का वक्त हो रहा था। लिफाफा गया नहीं गया तो क्या होगा। हे भगवान, अब तू ही रास्ता बना। मैं तो इस गाड़ी से लिफाफा छोड़कर ही रहूंगा, चाहे मुझे स्टेशन ही क्यों न जाना पड़े। गाड़ी चल दी होगी, मैं उसे रोक कर लिफाफा छोड़ूंगा, पर लिफाफा मिले कहाँ। अचानक साहब मुझे राजू दिखा। वही राजू जो किताबों का एजेंट है। तो देखो बच्चों, वह किस तरह से अपनी बातें कह रहा है कि उसे टिकट तो उसने हाथ में कर ली पर उसे लिफाफा नहीं मिल रहा। अब लिफाफा के लिए वो क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे वो। समय भी हो जा रहा है, समय भी हो गया है। अब गाड़ी अगर आखिरी का गाड़ी भी छूट गई तो किसी भी हाल में मैं गाड़ी रोक कर ही लिफाफा पोस्ट कर दूंगा। वो पूरी तैयारी के साथ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान ही फट जाए या पृथ्वी फटे, मुझे किसी भी हाल में लिफाफा तो छोड़ना ही है। जैसे वह सोच ही रहा था कि उसने किसे देखा। उसने देखा कि सामने से राजू आ रहा है, वही राजू जो किताबों का एजेंट है। क्योंकि वह ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि लेखक जानता है कि राजू कौन है। तो वह कह रहा है कि वही राजू जो किताबों का एजेंट है। उसके हाथ में एक बस्ता था। उसने मैंने सोचा इसके पास जरूर लिफाफा होगा। मैंने कहा क्या राजू एक लिफाफा दे। उसने कहा यार लिफाफा तो है पर उस पर फर्म का नाम छपा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उसे काट दूंगा। मैंने लिफाफा ले लिया। जब जब मैंने देखा, जेब में हाथ लगाया तो कलम नहीं था। मैंने कहा अजीब बेवकूफ हूँ, काम तो ले लिया पर कलम नहीं। भाग्य से राजू के पास पेन था। मैंने कहा यार पेन दे, और उसने साहब फौरन निकाल कर दे दिया। राजू में इतनी बात अच्छी है कि उसके पास कोई चीज हो तो वह फौरन दे देता है। तो देखो बच्चों, किस तरह से वो कह रहे हैं कि राजू जो है किताबों का एजेंट है। वह उससे मिलता है तो वह राजू से लिफाफा मांगता है। लिफाफा तो वो देता है पर कहता है कि इसमें फर्म का नाम लिखा है। तो वह सज्जन व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, मैं इस पे फर्म का नाम काट कर यह पता लिख दूंगा।
जब उसने लिखने के लिए पेन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पेन ही नहीं, तो अपने आप को कोस रहा था कि कैसा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने पेन ही नहीं लिया। फिर उसने राजू से मांगा पेन, तो राजू ने फ़ौरन उसे पेन दे दी। अब राजू के बारे में बताने लगा कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, उसे कोई चीज़ मांगो तो वो मना नहीं करता, वह तुरंत दे देता है। इस प्रकार वह लेखक से राजू के बारे में कहने लगा। फिर इसके बाद वह क्या कहता है, देखो, अब मैं कहूँ कि चाहे अब मैं कहूँ कि काहे पर रख कर लिखूँ। मैंने झट से उसका बस्ता लिया और उस पर लिफाफा रखा और उसकी फर्म का नाम काटा और पता लिखा और साहब मैं भागा पोस्ट ऑफिस की तरफ। अब संयोग से देखिए साहब कि पहुंचा हूँ कि डाकिया चिट्ठियाँ निकालकर लेटर पोस्ट बॉक्स बंद कर रहा था। मैंने कहा, भाई साहब यह चिट्ठी भी जरूरी है, इसे डाक में शामिल कर लीजिए। वह भला आदमी था, उसने लिफाफा ले लिया। तब साहब मेरा मन हल्का हुआ। तो देखो बच्चों, अंत कैसा करता है, अंत में कहता है कि अब वो पेन तो ले लिया लिफाफे में नाम लिखने के लिए, पता लिखने के लिए, पर किस पर रख कर लिखे, काहे पर रख के लिखे, यानी किस पर रख के लिखे। फिर उसने क्या किया, राजू जो बस्ता लेके जा रहा था उसी बस्ते पर वह लिफाफा रखा और उस पर उसे पता लिखा। और जब वो पहुंचा पोस्ट ऑफिस तक की तरफ, तो संयोग से क्या हुई, संयोग की बात कि वह पहुंचा ही था कि डाकिया जो है चिट्ठियाँ निकाल कर लेटर पोस्ट को बंद कर रहा था। तो मैंने कहा, भाई साहब इस चिट्ठी को भी आप शामिल कर लीजिए, इस लिफाफे को भी। तो वह सज्जन व्यक्ति था, उसने शामिल कर लिया, बहुत अच्छा व्यक्ति था उसने। तब जाकर मेरा मन हल्का हुआ, यह उस साइकिल वाले व्यक्ति ने लेखक से कहा। अब लेखक कहते हैं, देखिए यह मैंने बहुत संक्षेप में लिखा है, संक्षेप में यानी थोड़े से शब्दों में लिखा है, कोई बात। तो आप सोच सकते हैं इसका उत्तर इतना बड़ा है, हम पढ़ रहे हैं और हमें काफ़ी इतना परेशान करने वाला लंबा उत्तर लगा। तो सोचिए उस जगह पर लेखक थे और लेखक को उन्होंने किस अंदाज में कहा होगा और लेखक ने उन्हें कितने संक्षेप में इस कम शब्दों में ये बयान किए। ये कम शब्द ही हमें भारी लग रहे हैं, हमें अधिक लग रहे हैं, तो उस लेखक को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा केवल अपनी एक सुविधा के लिए। अगर उस दिन वो ये सुविधा नहीं चाहे होते तो यह नहीं होता। अब वह कह रहे हैं कि उन्हें लगभग आधा घंटा का विवरण में लिया होगा। विवरण यानी वर्णन करना, व्याख्या करना। तो उन्होंने लगभग आधा घंटे से ज़्यादा समय लिया। मैंने कसम खाई कि कभी इनसे कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था उसका फल तो भुगतना ही था। मेरा काम करके उन्होंने मेरे ऊपर हमेशा के लिए अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था, मैं निकलता और उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं। देखो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं इनसे और कभी कोई काम नहीं कराऊंगा, मगर जितना पाप कर चुका था यानी जितना वो काम दे चुके थे उसका फल तो उन्हें भुगतना था, उसकी भरपाई तो उन्हें करनी ही थी। जैसे अगर हम किसी से कोई काम, किसी को कुछ करने देते हैं तो वह व्यक्ति अगर सामने वाला काम कर लेता है तो इसका मतलब यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति भी अगर आपसे कोई उम्मीद रखे तो आपको उस उम्मीद को पूरी करनी होगी। तो इसीलिए कभी भी इंसान को सुविधा नहीं देखना चाहिए। सुविधा के चक्कर में आप फंस जाते हो और सामने वाला आप पर अपना अधिकार जमा लेता है। जिस तरह इस सज्जन व्यक्ति ने लेखक पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि लेखक तो बहुत इनसे कभी मिले नहीं थे, पर अपना काम इतना ज़रूरी चिट्ठी छोड़ना था इसलिए उनसे रास्ते में मुलाकात हो गई और अपना एक छोटा सा काम करवाया, जिसके बाद उन्हें अभी तक वह कष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उनका काम, लेखक का काम करके उस सज्जन व्यक्ति ने लेखक पर अपना अधिकार जमा लिया था। रास्ते में उनका घर पड़ता था। जब यह निकलते हैं, लेखक जब निकलते हैं तो रास्ते में ही सज्जन व्यक्ति का घर पड़ता था। मैं निकलता और अगर गलती से उन्हें दिख जाता तो वे बहुत खुश होकर मुझसे पूछते, कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि अब बात करने का तो मौका मिल गया, वह तो वैसी बातनी व्यक्ति थे और उन्हें बात करने का अच्छा मौका मिल गया। जब लेखक उन्हें दिख जाते तो वह कहते कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब आगे सुनिए।
मैं नहीं समझ पाता कि आम तौर पर लोग क्यों पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। वे क्या पुलिस के आदमी हैं या खुफिया विभाग के हैं या चाचा होते हैं कि जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। यह असल में आदमी को रोक कर बात करने की भूमिका है। जिसे जल्दी जाना है वह भी बड़ी होशियारी करता है और कहता है कहीं नहीं ऐसे ही, और आगे बढ़ जाता है। क्या सवाल है कहाँ जा रहे हैं, और क्या जवाब है कहीं नहीं ऐसे ही। मगर लोग पूछते ही हैं और लोग जवाब भी देते हैं। तो देखो बच्चों, क्या कह रहे हैं कि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। क्या वे पुलिस के आदमी हैं या कोई खुफिया विभाग के आदमी है, या कोई अपने चाचा होते हैं जो पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। असल में यह आदमी को रोक कर बात करने की एक भूमिका है। तो आम तौर पर आप लोग देखोगे कोई व्यक्ति दिख रहा है कि सामने जा रहा है, लोग पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ये आदत होती है लोगों को रुक कर बात करने की। और कुछ लोग बहुत ही होशियारी से जवाब देते हैं, बस कहीं नहीं यही सामने ही, ऐसा कहकर निकल जाते हैं। पर देखिए कैसा सवाल है कि आप कहाँ जा रहे हैं, और कैसा उत्तर है कि कहीं नहीं ऐसे ही। तो लोग ऐसे बेकार के सवाल करते ही हैं और सामने वाला ऐसा उत्तर देता ही है। ठीक है, मैं जब रुक जाता और कहता यूं ही जरा सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, बस वे मुझे पकड़ लेते। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता से? वे हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त थे। नागपुर में पास पास बंगला था। हमारे घर आते तो मुझे गोद में खिलाते। मिलते हैं, कहते हैं क्यों बेटा भूल गए, घर नहीं आते हो। वे 10-15 मिनट तक डॉक्टर गुप्ता से अपने पारिवारिक संबंध बताते। तो अगर यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं अगर मैं कहीं रुक जाता और कहता कि डॉक्टर सिविल सर्जन से मिलने जा रहा हूँ, तो कहते अरे वो डॉक्टर गुप्ता, वे तो मेरे चाचा के बहुत पुराने दोस्त थे। पास पास नागपुर में हमारा बंगला था। वे मुझे गोद में खिलाते थे और जब भी मिलते कहते भूल गए बेटा, घर नहीं आते। तो इस प्रकार मुझे 10-15 मिनट तो मेरे ऐसे ही व्यर्थ कर देते, बर्बाद कर देते, अपनी रिश्तेदारी निकाल कर पारिवारिक संबंध के बारे में बताते। कभी मैं कहता प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ, वे कहते अच्छा अच्छा तिवारी जी से, हमारे फादर इन लॉ के वे बड़े पुराने दोस्त हैं, दोनों साथ साथ पढ़ते थे, अभी भी वे हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं। कभी मिल जाते हैं तो कहते हैं कभी घर आओगे। तो इस प्रकार कभी अन्य दिन वे लेखक निकलते हैं तो फिर मिल जाते हैं। फिर मिलने से कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो लेखक कहते हैं कि प्रोफेसर तिवारी से मिलने जा रहा हूँ। तो वह कहता है अच्छा अच्छा वे तिवारी जी। तो सचिन कहने लगते कि वे तो मेरे फादर इन लॉ यानी ससुर जी के बहुत पुराने मित्र हैं, और मैं किसी का भी नाम लेता हूँ तो वह उनके चाचा मामा ससुर या पिता का दोस्त निकल आता है, और वह 10-15 मिनट उसके संबंधों के बारे में बताते हैं। तो जब भी लेखक निकलते हैं, परसाई जी निकलते हैं, तो वह रास्ते में मिल जाते हैं, और इन्हें जब बताना पड़ता है कि मैं फलाना इंसान से मिलने जा रहा हूँ, तो वह उनके संबंधी उस व्यक्ति के संबंधी निकल आते हैं। जैसे अगर मैं लेखक किसी का भी नाम लेते हैं तो वह उस सज्जन व्यक्ति के चाचा मामा ससुर या पिता के दोस्त निकल आते हैं और उनके बारे में 10 से 15 मिनट बातें करने लगते हैं। तो इस बार लेखक बहुत चिड़चिड़े हो गए। लेखक ने सोचा कि एक दिन तो मैं कह दूंगा, मन ही मन वो सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक दिन तो मैं जरूर कहूंगा कि मैं डाकू जमाल सिंह से मिलने जा रहा हूँ। तब शायद लेखक कह रहे हैं कि तब शायद झटके में वे कह देंगे कि अच्छा डाकू जमाल सिंह, वे तो मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ मिलकर डाका डालते थे, जमाल सिंह ने मुझे गोद में खिलाया है। फिर सोच रहे कि एक दिन मैं कहूँगा कि भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो वे फिर झटके में कह देंगे अच्छा भगवान से, वे तो हमारे चाचा के बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों स्वर में काम करते थे, मेरा नाम उन्हें बताए वे पहचान जाएंगे, मुझे तो भगवान ने गोद में खिलाया है। इस प्रकार लेखक जो है अपने मन की भड़ास कह रहे कि मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अगर इस बार उस व्यक्ति ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं यह कहूँगा, मैं वह कहूँगा, ऐसा वह सोच रहे हैं। उन्होंने कहा
हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि अब अपनी हालत यह है कि उस रास्ते को छोड़कर करीब आधा मील का चक्कर लगाकर जाता हूँ। एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे, आजकल आप दिखाई नहीं देते। मैंने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। तो बच्चों, उस बातूनी व्यक्ति से लेखक इतने परेशान थे कि वह उस रास्ते को छोड़ दिए जिस रास्ते से जाते समय उन्हें उस सज्जन व्यक्ति का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस रास्ते को छोड़कर वह आधा मील चक्कर लगाकर, एक लंबा चक्कर लगाकर वे जाते थे, घर से बाहर निकलते थे कहीं भी अगर उन्हें जाना होता था। तो अचानक ऐसा करने के बाद क्या हुआ, एक दिन अचानक से बाजार में वह सज्जन व्यक्ति दिख गए। सज्जन व्यक्ति ने जैसे ही लेखक को देखा, उन्होंने कहा कि आजकल आप दिखाई नहीं देते हैं। तो मैंने कहा, मैं बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। तब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, अच्छा, तो फिर घर पर ही दर्शन करूँगा। यह सुनते ही परसाई जी के तो होश उड़ जाते हैं। जैसे ही उन्होंने कहकर तो और खुद ही स्वयं अपने जाल में फंस गए हो। तो मैं कहकर फंस गया। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि अब मैं फिर उनके घर के सामने से ही निकलना शुरू कर दूं, वहीं दर्शन दे दूं, ताकि वे घर पर दर्शन करने न आ पहुंचे। अंत में यह लेखक जो है वे सोचते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं और करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर वे घर पे आ गए तो घंटों बैठेंगे, इससे अच्छा तो मैं उनके घर के सामने से ही निकलूंगा, वहीं पर उन्हें दर्शन दे दूंगा और अपना 10 से 15 मिनट व्यर्थ करके फिर अपने काम पे निकलूंगा। अन्यथा वे घर आ पहुंचे तो फिर खैर नहीं। तो यह सोचते हैं और वे उनके घर के सामने से निकलना ही अच्छा होगा, यही समझते हैं। लेखक कहते हैं, उन सज्जन से मुझे डर लगता है। वे मुझे दूर से देखते हैं तो उनका चेहरा खिल उठता है। मैं कांप जाता हूँ। वे घंटे भर से कम में नहीं छोड़ते। उनके चेहरे पर वही भाव होता है जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सूरन मोहि दीन आहारा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते हैं, आज सूरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। हम तो राह देखते हैं, कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। बच्चों, लेखक कहते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति से वे इतनी बातें करते हैं कि लेखक उनसे परेशान थे। लेखक को देखते ही सज्जन व्यक्ति का चेहरा खिल उठता था, लेकिन सज्जन को देखकर लेखक का चेहरा उदास हो जाता था। वे कांप जाते थे कि घंटे भर से अब कम में सज्जन व्यक्ति नहीं छोड़ने वाले। तो यहाँ पर सज्जन व्यक्ति की तुलना उन्होंने सुरसा से की है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सुरसा जो है वह असुर कुल से थी, एक बड़ी राक्षसनी थी जो हनुमान को निगलकर अपनी भूख शांत करना चाहती थी। तो सुरसा हनुमान को देखकर बहुत खुश होती है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होता है। वह कहती है कि आज सूरन मोहि दीन आहारा, यानी आज देवताओं ने मुझे बेचारे हनुमान को, दीन हनुमान को आहार बनाकर भेजा है। तो हनुमान को आहार के रूप में देखकर जो प्रसन्नता का भाव सुरसा के चेहरे पर होता है, वैसे ही प्रसन्नता का भाव सज्जन व्यक्ति के चेहरे पर होता है जब उसे कोई परिचित व्यक्ति दिख जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते होंगे कि आज सूरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेते हैं। जो भी परिचित व्यक्ति उन्हें दिख जाता है वे उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। एक पाँव से आपका पाँव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। आपके हाथ पकड़ के और अपने पाँव से उनके पाँव को दबा लेंगे और घंटों भर बातें करते रहेंगे। अंत में लेखक कह रहे हैं कि हम तो राह देख रहे हैं भाई कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो है ना तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करनी चाहिए।
हमें बातें कम शब्दों में ही कहकर अपना काम पूरा करना चाहिए। अधिक बात करने के बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। अधिक बात करने से कोई हमसे बात करना नहीं चाहेगा, कोई हमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहेगा। हमें देखकर लोग भागने लगेंगे, छुपने लगेंगे, अपना रास्ता बदल देंगे। एक तरह से यह हमारा अपमान होगा। इसलिए हमें अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार ही हमें बातें करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, दूसरी सीख यह मिलती है कि हमें कभी भी अपनी सुविधा के लिए अपना कार्य दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम अपना कार्य दूसरों से करवाते हैं तो दूसरे के पास हम पर अपना अधिकार जमाने का मौका मिल जाता है दूसरों को। इसलिए हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तीसरी बात, अगर हम अपना काम स्वयं नहीं करेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे, हम सुस्त हो जाएंगे, हमें आदत पड़ जाएगी अपना काम दूसरों से करवाने की। हम खाली मौके की तलाश में रहेंगे कि कोई हमारा काम कर दे। इसलिए हमें कभी भी आलसी नहीं बनना है और अपना काम स्वयं करना है। और चौथी बात, हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना है। कोई किसी के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, किसी को टोकना नहीं चाहिए। सबको अपना काम करते देना चाहिए और अधिक बातें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहीं जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है तो हमें आवश्यकता के अनुसार ही बातें करनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यह अध्याय। धन्यवाद।